नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक और मैं सुभाष चौधरी हूं। राजनीतिक विश्लेषण की एक और नई कड़ी लेकर आपके समक्ष हाजिर हूं। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपका सहयोग और समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं लोकसभा चुनाव से संबंधित विश्लेषण की यह कड़ी। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से देश के दो प्रमुख दलों ने अब तक अपने कई प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी भी अब तक अपनी दो सूचियां जारी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने भी अब तक दो सूची जारी की है। हाँ, यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की संख्या की दृष्टि से लगातार बढ़त बना ली है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी 100 से 150 के बीच में अभी तक सिमटी हुई है। तीसरी तरफ टीएमसी, जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, उन्होंने भी अपने पूरे प्रदेश के 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। फिलहाल आज हम इस एनालिसिस में बात करेंगे भाजपा ने जो दो सूचियां जारी की हैं उनमें किनके टिकट कटे हैं, क्यों कटे हैं और किनको दिए गए हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी अब तक दो सूची जारी कर चुकी है। पार्टी ने दोनों सूचियों में कुल 276 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। दर्जनों ऐसे हैं इनमें जिनके लिए चुनावी राजनीति की पहली जीत तो हो चुकी है, यानी उन्हें टिकट दिया जा चुका है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके राजनीतिक वर्तमान और भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 21% वर्तमान लोकसभा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के इतिहास को देखते हुए भाजपा नेतृत्व के बारे में इस बात की आशंका पहले से ही जताई जा रही थी कि बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी वर्तमान सांसदों और मंत्रियों की टिकट काट सकते हैं। ऐसा इसलिए कि तीसरी बार सत्ता में आने की जुगत में लगी भाजपा ने सत्ता विरोधी लहर की आशंका से बचने को सोचा है। और यह आवश्यक भी है किसी भी राजनीतिक दल के लिए कि वो किसी भी ऐसी सत्ता विरोधी लहर से अपने को बचाकर निकल ले जाए और सत्ता में पुनः स्थापित हो जाए। सूत्र बताते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए बनाई गई रणनीति के तहत और पार्टी के इंटरनल सर्वे व फीडबैक के बाद प्रत्याशियों के नामों को अंतिम रूप भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले भाजपा के लिए अपने दम पर 370 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी घोषणा उन्होंने पिछले बार बजट सेशन में ही कर दिया था, लोकसभा में अपने भाषण के दौरान। जाहिर है इसके लिए प्रत्याशियों का चयन बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि उनकी छवि पर भी जीत और हार निर्भर करता है। यानी जो प्रत्याशी उतारे जाते हैं उनकी छवि भी बहुत मायने रखती है। तो भाजपा इस बार 2019 की तुलना में 67 सीटें ज्यादा जीतना चाहती है, लक्ष्य उन्होंने ज्यादा रखा है। और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व यह अच्छी तरह जानता है कि यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं है। जाहिर है फूक फूक कर कदम रखा जा रहा है। इस दो सूचियों में कुछ ऐसे नाम भी कटे हैं जिन्हें शायद इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जैसे मध्य प्रदेश से प्रज्ञा ठाकुर, जो हिंदूवादी नेता के रूप में बड़े फेमस है, अनर्गल बयान देने के लिए भी बहुत फेमस रहती हैं। दिल्ली से रमेश बिधूरी, जिन्होंने लोकसभा में एक मुस्लिम सांसद पर किस प्रकार के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, आप सभी जानते हैं। प्रवेश वर्मा, जो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सदा भोकल रहते थे संसद में, और कई बार बहुत आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग उन्होंने अलग समुदाय के लिए किया। हरियाणा से सुनीता दुग्गल, हालांकि इन पर
ऐसे कोई आरोप नहीं है, लेकिन इनके भी टिकट इस बार काट दिए गए हैं। यानी इस प्रकार के जो सांसद हैं उनके नाम शामिल नहीं है जिन्हें पार्टी ने इस बार प्रत्याशी नहीं बनाया है। दिल्ली से डॉक्टर हर्षवर्धन है, गौतम गंभीर है, आप मीनाक्षी लेखी है जो नई दिल्ली से सांसद थी और वो मंत्री भी थी नरेंद्र मोदी सरकार में। तो बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट 2 मार्च को जारी की थी। इस लिस्ट में 195 प्रत्याशियों के नाम थे, जबकि 33 सांसदों के टिकट काट दिए गए। इस 195 में से जिन जहां जहां वर्तमान सांसद थे उनमें 33 सांसदों की टिकट काटी गई। टिकट कटने वालों में प्रज्ञा ठाकुर, रमेश बिधूरी और प्रवेश वर्मा का नाम भी शामिल है। डॉक्टर हर्षवर्धन भी इसमें शामिल है। ये वो सांसद हैं जिन्हें पहली लिस्ट में हटा दिया गया था। 13 मार्च बुधवार को भाजपा ने 72 नामों की दूसरी सूची जारी की। इसमें 30 वर्तमान एमपी को टिकट देने से पार्टी ने मना कर दिया। यानी दूसरी सूची जो 72 नामों की कल जारी की गई, बुधवार को जारी की गई 13 मार्च को, तो उसमें भी 30 ऐसे जो वर्तमान एमपी थे, सांसद थे लोकसभा के पार्टी के, उनको टिकट नहीं दिया गया, उनके नाम गायब है इस सूची से। तो दोनों लिस्टों में शामिल 267 नामों में से ज्यादातर मौजूदा सांसदों की टिकट काटे गए हैं। दूसरी तरफ सूची का आकलन बताता है कि 140 सांसदों को पुनः टिकट देकर एक और मौका दिया है। इसमें 67 सांसदों की टिकट काट दिए गए हैं। यानी 140 को पुनः मौका दिया, 67 की टिकट काटेगी कुल। तो टिकट कटने वाले 2 सांसदों में गौतम गंभीर का नाम भी शामिल है जो दिल्ली से, डॉक्टर हर्षवर्धन भी है जिनके नाम जो लगातार जीतते रहे, कभी हारे नहीं है, विधायक भी रहे हैं, वो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, दिल्ली में एक प्रमुख मंत्री के रूप में वो जाने जाते थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री होते थे, या फिर उसके बाद साहब सिंह वर्मा मुख्यमंत्री थे। सुषमा स्वराज जब थोड़े दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनी थी तब भी ये मंत्री थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी पोलियो उन्मूलन अभियान चलाने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को बड़ा अवार्ड मिला है। और उसके बाद केंद्र में वो बने आए, 2014 में जीते थे, 2019 में जीते थे, और वो नरेंद्र मोदी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी थे। उससे पहले दूसरे मंत्री भी उनको बनाए गए थे, कई और पोर्टफोलियो उनको दिए गए थे। अब क्योंकि कोरोना के कुछ समय के बाद, सेकेंड फेज के बाद ही या उसके आसपास ही उनसे वो मंत्रालय ले लिया गया था और तब उनको फिर कोई मंत्रालय नहीं दिया गया। अब उन्हें जो सक्रिय राजनीति एक तरह से कह सकते हैं उससे उनको अलग कर दिया गया है। उनकी जगह पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, गौतम गंभीर की जगह हर्ष मल्होत्रा को बनाया है। हालांकि गौतम गंभीर ने पहले ही चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था, जबकि हरियाणा के हिसार से सुनीता दुग्गल का नाम भी नहीं है। पार्टी ने उनकी जगह आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए अशोक तंवर को उम्मीदवार बनाया है। अशोक तंवर एक समय में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं में जाने जाते थे, प्रदेश कांग्रेस हरियाणा के वो अध्यक्ष रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी में भी वो वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे संभवतः, और अचानक ही उन्होंने पाला बदल किया और आम आदमी पार्टी से वो भाजपा में चले गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो थे, जो अब पूर्व मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 2 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो उनसे उनकी बड़ी करीबी थी। उन्होंने उनको अपना भांजा बताया था, उनके गांव में उनकी माता जी उन्हीं के गांव की थी। तो वो कुछ संबंध उनका था जो आगे चल करके वो राजनीति में तब्दील हो गया और वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, और अब उनको आते ही टिकट भी भारतीय जनता पार्टी ने दे दी। बीजेपी की दूसरी सूची में महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20 यानी 2020, गुजरात से 7, तेलंगाना और हरियाणा से 6-6, मध्य प्रदेश से 5, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से 2-2, और दादरा एवं नगर हवेली से 1-1 नामों का ऐलान किया गया है। दिल्ली में एक छोड़कर सारे बदल दिए गए हैं। दिल्ली में भाजपा ने अपने 6 मौजूदा सांसदों को बदल दिया है। मनोज तिवारी को छोड़कर पार्टी ने दोबारा टिकट उनको दिया है। जिनके नाम गायब हैं उनमें मीनाक्षी लेखी, हंसराज हंस, गौतम गंभीर, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा और रामवीर सिंह विधूरी। हालांकि इनमें सबसे साफ छवि अगर किन्हीं की थी तो डॉक्टर हर्षवर्धन की थी, और उनकी उपलब्धियां भी रही हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वयं भी वो ईएनटी के स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं।
लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। हो सकता है उनकी उम्र को की दृष्टि से उन्हें अब मना कर दिया गया है। हालांकि अभी वो बहुत सक्रिय है और फिट भी लगते हैं शारीरिक दृष्टि से। दूसरी तरफ कर्नाटक के लिए घोषित 20 उम्मीदवारों में से भाजपा ने इस बार 11 सांसदों को टिकट नहीं दिया है, जो अपने आप में चौंकाने वाला निर्णय है। इतने बड़े पैमाने पर प्रत्याशियों को बदलने के पीछे पिछले वर्ष कर्नाटक में हुई विधानसभा चुनाव में पार्टी की हुई बुरी हार को माना जा रहा है। या तो दिल्ली में इतने बड़े पैमाने पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को बदल दिया है, या फिर कर्नाटक में यानी 20 उम्मीदवारों में से 11 वर्तमान सांसदों को टिकट भाजपा ने नहीं दिया है इस बार। तो भाजपा नेतृत्व ने माना है कि इन सांसदों के प्रति लोगों में नाराजगी थी। यहां सिर्फ 8 एमपी को दोबारा मौका दिया गया है। बड़े भाग्यशाली है वो जिन 8 लोगों को भाजपा ने इस बार दोबारा फिर टिकट दे दिया है। देश के सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाले राज्यों में से एक महाराष्ट्र में बीजेपी ने 14 मौजूदा सांसदों पर दोबारा भरोसा जताया है। यहां सिर्फ 5 सांसदों के ही टिकट काटे गए हैं। जाहिर है पार्टी को इंटरनल सर्वे में इनके बारे में अच्छी रिपोर्ट मिली है। महाराष्ट्र में दोबारा मौका पाने वाले सांसदों में नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी शामिल है। गडकरी के नाम को लेकर पिछले कई माह से, बल्कि पिछले 1-2 वर्षों से ही कयासबाजी जोरों पर हो रही थी कि उन्हें इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी उनको इस बार साफ कर देंगी, उनको हटा देंगी। शायद उनको इस बार टिकट लोकसभा का न दे। और मीडिया में गाहे बगाहे दोनों के बीच में विवाद की तथाकथित खबरें आती रही है। इसको लेकर भी आशंका जताई जा रही थी। अब क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में नितिन गडकरी का नाम नहीं था, तो और आशंका गहरा गई थी कि शायद नितिन गडकरी को इस बार टिकट न मिले। लेकिन सारे विश्लेषण धरे रह गए। इस राज्य में नागपुर, जहां से वो पहले भी सांसद रहे हैं, वहीं से उनको टिकट दिया गया है। और महाराष्ट्र में बीट में प्रीतम मुंडे की जगह उनकी बहन पंकजा मुंडे को टिकट दिया गया है, जो महाराष्ट्र में कभी भाजपा की धुरी रहे, राजनीतिक धुरी रहे। गोपीनाथ मुंडे की बेटी है। गोपीनाथ मुंडे केंद्र में भी मंत्री थे मोदी जी के साथ 2014 के आसपास। और उससे पहले महाराष्ट्र में वो उप मुख्यमंत्री रहे हैं शिवसेना के साथ। जब सरकार वहाँ भाजपा और शिवसेना की सरकार चलती थी, तो वो भाजपा के सबसे प्रमुख नेताओं में से थे वो, और उनके ही अनुसार वहाँ की राजनीति भाजपा की चलती थी। तो अब उनके बेटी और बेटे राजनीति में आ गए हैं। जाहिर है पंकजा मुंडे को इस बार पार्टी ने आजमाना चाहा है। अब अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात की, तो यहाँ से 7 मौजूदा सांसदों में से सिर्फ 3 को ही रिपीट किया गया है। यानी लगभग 50% को बदल दिया गया है, थोड़ा कम उससे कह सकते हैं। तो केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश की जगह पर मुकेश दलाल को टिकट दिया है। हरियाणा में घोषित 6 उम्मीदवारों में से 3 मौजूदा सांसदों को फिर से मौका दिया गया है और 2 को बदल दिया गया है। हिसार से सुनीता दुग्गल, करनाल से संजय भाटिया के नाम शामिल है। करनाल से अशोक तंवर, जबकि करनाल से पूर्व सॉरी करनाल हिसार से अशोक तंवर हैं, जबकि करनाल से पूर्व सीएम मनोहर लाल को उतारा गया है। जिस सीट पर मौजूदा सांसद रतनलाल कटारिया की मृत्यु हो गई थी, अंबाला, उस पर उनकी पत्नी बंतो कटारिया के नाम का ऐलान पार्टी ने दूसरी सूची में कर दिया है। हालांकि उनकी मांग थी इस बार की, और ऐसा कहा जाता था कि रतनलाल कटारिया, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ, लेकिन अंत के समय में वो मंत्री नहीं थे, सांसद थे केवल लोकसभा के। तो ऐसा कहा जाता है कि, और इस प्रकार की हवा भी दी जाती है कि रतनलाल कटारिया की अंतिम इच्छा थी कि अगर उनके साथ कुछ ऐसी स्थिति बनती है तो उनकी पत्नी को ही वहां से टिकट दिया जाए लोकसभा चुनाव की दृष्टि से। तो पार्टी ने सब लगता है वैसा कुछ मान लिया है। और ये माना जा सकता है कि बंतो कटारिया को टिकट देने के पीछे पार्टी ये चाहती है कि वो सीट श्योर शॉर्ट हो जाए, कि वहां जो भावनात्मक रतनलाल कटारिया के प्रति टर्म पूरा होने से पहले जो उनका देहांत हो गया, तो उनके प्रति जो लोगों का लगाव है, उस मनोवैज्ञानिक लगाव को उसको कैश किया जाए, सेंटिमेंटली उसे कैश किया जाए। तो इस दिशा में पार्टी ने ये निर्णय संभवतः लिया है।
अब बात करते हैं दक्षिण के राज्य की। दक्षिण के राज्य तेलंगाना में भाजपा ने पिछली बार 4 सीटें जीती थी। इस राज्य में भाजपा ने एक मौजूदा सांसद को दोबारा टिकट दिया, केवल एक को, और एक का टिकट रद्द कर दिया है। मध्य प्रदेश में दूसरी सूची में 5 उम्मीदवारों में से 2 सांसदों को फिर से मौका दिया गया है और 2 का टिकट काट दिया गया है। पार्टी ने नए उम्मीदवार विवेक साहू को छिंदवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र में, नकुलनाथ वो सांसद हैं जो कमलनाथ के पुत्र हैं, यानी कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ जब मुख्यमंत्री होते थे, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और इस बार मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में बुरी तरह वो हार गए हैं। उनका बेटा वहां से है। पहले कमलनाथ ही छिंदवाड़ा से लगातार सांसद रहे हैं कई टर्म, और उसके जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने बेटे को वहां से लड़ाया था। तो अब उनके खिलाफ भाजपा ने उतारा है विवेक साहू को छिंदवाड़ा से। अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल के लिए दूसरी सूची में दोनों सांसदों को फिर से टिकट दिया गया है। यहाँ कोई बदलाव नहीं किया है। इसमें हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के नाम शामिल है। जाहिर है, अनुराग ठाकुर नरेंद्र मोदी सरकार के 2019 से 2024 का जो ये कार्यकाल चला, इसमें ये स्टार मंत्री के रूप में रहे हैं। पहले ये वित्त राज्य मंत्री रहे लगातार पिछली टर्म में, और इस बार इनको काबीना मंत्री बनाया गया था। सूचना प्रसारण मंत्रालय इनके पास था, खेल मंत्रालय था, युवा मामले इनके पास थे। तो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय इनके पास रहे हैं। और कैबिनेट की बैठक के बाद अक्सर कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ही शामिल आते रहे हैं, और बड़ी मजबूती से नरेंद्र मोदी सरकार की बैटिंग करने वाले ये मंत्री रहे हैं। तो जाहिर है इनको तो टिकट देना ही था। और अनुराग ठाकुर के बारे में बताता चलूं आपको कि ये हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। कभी प्रेम कुमार धूमल भी लोकसभा जीत कर यहाँ आते थे, लोकसभा में सांसद होते थे, और तब शांता कुमार हिमाचल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और उसके बाद राजनीति में जाहिर है काफी कुछ बदलाव देखने को मिलता है, किसी भी समय परिवर्तन हो सकता है। जैसे हरियाणा में अभी आपने देखा, 2 दिन पहले ही अचानक ही, कहीं से कोई चर्चा नहीं थी, कोई आशंका, कोई संभावना नहीं जताई जा रही थी ऐसी, और वैसे भी अगले एक सप्ताह या 10 दिन के अंदर जब लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है, उसकी तारीखों की घोषणा होने वाली है, तब ऐसे हरियाणा में घोड़ा बदलने की बात तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक तरह से अकल्पनीय राजनीतिक घटना यहाँ देखने को मिली कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदल दिया गया, और उनकी जगह उसी दिन अगले 4 से 5 घंटे के अंदर नायब सिंह सैनी, जो प्रदेश भाजपा के हरियाणा में अध्यक्ष थे, उनको यहाँ का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो इसलिए राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या किसके जीवन में कब किस प्रकार की घटना घट जाए, क्या हो जाए। और खासकर तब जब जिस पार्टी के नेता, सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो किसी को भी अपनी रणनीति की भनक सुई की नोक की तरह भी नहीं लगने देते हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक दिन पहले, इस राजनीतिक घटनाक्रम के हरियाणा में होने से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मार्च को हरियाणा में आए थे, गुरुग्राम में आए थे, और बड़ी रैली की गई थी। यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे, जो देश का एक ऐतिहासिक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाया गया है, उसका वो उद्घाटन करने आए थे। और भी दर्जनों ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स का उन्होंने शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया था। तब उन्होंने जमकर तारीफ की थी मनोहर लाल की, और वो मुख्यमंत्री थी हरियाणा की। उन्होंने कहा था कि हरियाणा को बहुत ऊंचाई पर उन्होंने पहुंचाया, अपने साथ दरी बिछाने की घटना बताई, मोटरसाइकिल पर दोनों साथ चलने के लिए की बात उन्होंने कही कि कितना प्रगाढ़ उनका संबंध आपस में रहा है, और कितने लंबे समय तक वो साथ साथ पार्टी के लिए संघर्ष करते रहे हैं, एक प्रचारक के रूप में या संगठनकर्ता के रूप में। लेकिन दूसरे ही दिन अचानक ही सुबह इतनी तीव्र गति से राजनीतिक खबरें आने लगी, जिसने कि सबको हिलाकर रख दिया कि ये क्या हो रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरा, अगर इस्तीफा उन्होंने दिया भी था तब भी अंतिम समय तक लोग यही कयास लगाते रहे कि मनोहर लाल ही दोबारा मुख्यमंत्री हरियाणा के बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जब 1 डेढ़ घंटे बाद विधायक दल की बैठक हुई भाजपा की, तो वहां से नायब सिंह सैनी का नाम सामने आ गया, विधायक दल के नेता के रूप में चयन होने की बात सामने आ गया, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसलिए राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में ये जो 21-22% जो सांसद भाजपा के हैं, इनके टिकट काटे गए हैं, इनके बारे में तो पहले से ही कयास चल रहे थे, पहले से ही आशंका जताई जा रही थी। और अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये लगातार
यानी गुजरात में जब ये वो 3 टर्म मुख्यमंत्री रहे हैं, तब भी उन्होंने लगातार इस तरह से ताश के पत्तों की तरह फेंटा है वहाँ अपने हर हर चुनाव में विधायकों को। और उसके बाद भी पिछली बार भी गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री सहित पूरी कैबिनेट को बदल दिया था। बहुतों को टिकट नहीं दिया गया विधानसभा चुनाव में। इस तरह का काम हुआ था ठीक एन विधानसभा चुनाव से थोड़ा सा पहले ही। तो इसीलिए जब नरेंद्र मोदी जैसे नेता हों और वो अपनी रणनीति का खुलासा किसी के पास न करते हों और अचानक ऐसी घटना को अंजाम देते हो, राजनीतिक घटनाक्रम को सामने लाते हो, तो कुछ भी हो सकता है इस पार्टी में। तो इसीलिए इस प्रकार की आशंका तो पहले से जताई जा रही थी। तो बहरहाल आज इस भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो 2 सूचियां जारी की थी, तो उनके प्रत्याशियों के बारे में ये एक विश्लेषण था। फिलहाल इतना ही। हम फिर नए विषय पर राजनीतिक विश्लेषण लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपने हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।